और ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आगे आने वाले समय में नई भर्तियां होनी है। टीजीटी से लेकर जेबीटी की बात करें और साथ ही साथ जो प्रमोशंस के मामले हैं उस पर सरकार का क्या स्टैंड है, आज क्या बैठकों का जो सिलसिला जारी रहा उनमें क्या फैसले लिए गए, कर्मचारियों के ओपीएस के मामले को लेकर जो है वो आपको अपडेट देंगे। तो फिलहाल विस्तार से शुरुआत करते हैं खबरों की। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी हो रहे हैं और उन उपचुनाव को देखते हुए जो है वो बहुत सारी चीजें हैं। राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने जिस तरह से 3 सीटों में चुनाव जीतने के लिए पूरी मेहनत की है, जिस तरह से सभी बड़े दिग्गज नेता जो है वो ग्राउंड जीरो पे जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसको लेकर भी विस्तार से आपको बताएंगे। हालांकि प्रदेश की 3 सीटों पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद जो है वो प्रदेश में चुनाव प्रचार थम चुका है और इसके बाद कल शाम तक 1 to 1 या 5 से कम संख्या के साथ कि जितने भी कार्यकर्ता है वो डोर टू डोर प्रचार करने के लिए जा सकते हैं। बाहरी राज्यों से चुनाव प्रचार के लिए नेताओं को भी शाम 5 बजे तक आज उन्होंने प्रदेश को छोड़ दिया है। आज शाम 5 बजे के बाद शराब के ठेके, शराब परोसने वाले बियर बार, होटल व ढाबे भी इन 3 विधानसभा क्षेत्र में बंद रहेंगे। वोटिंग खत्म होने तक जो है वो इन्हें खोलने की इजाजत यहाँ पर नहीं दी जाएगी। अब देखिए, आप तो परसों यानी कि 10 जुलाई को जो है वो वोटिंग होनी है देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा सीट पर। और उसके बाद क्योंकि इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो वोटिंग का सिलसिला होगा, उसके बाद 13 जुलाई को रिजल्ट आपके सामने होगा कि इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का जनता का रिस्पांस रहा है और जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था, क्या उनके जितने भी समर्थक है या फिर जो आम जनता है, क्या उनका भरोसा वो दूसरी बार जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। फिलहाल ये सारी चीजें जो है वो 13 जुलाई को क्लियर हो जाएगी। 10 जुलाई को देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ में वोटिंग है उपचुनाव को लेकर और 13 जुलाई को यहां पर रिजल्ट आना है और 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी रोचक रहने वाला है। 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। खासकर देहरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत या हार सीएम सुक्खू के लिए कई मायनों में बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा से मैदान में उतारा है और इस सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस नेताओं ने प्रचार में काफी ताकत झोंक दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने गढ़ देहरा को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और देहरा के साथ साथ मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर की विधानसभा सीट भी मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए प्रतिष्ठा का सवाल यहां पर बन गई है। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को 4-0 में करारी हार का सामना करना पड़ा था और लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस जीत के प्रति आश्वस्त यहां पर नजर आ रही है। वहीं नालागढ़ सीट पर सुक्खू से ज्यादा हॉलीलॉज की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। नालागढ़ में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के करीबी बाबा हरदीप को प्रत्याशी बनाया है। यही वजह है कि नालागढ़ में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रचार में पूरी जान फूंक दी है और इसी के साथ नालागढ़ सीट पर आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने भी प्रचार किया और इसके साथ ही हमीरपुर में भी विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आप देखें तो भाजपा से आशीष शर्मा यहां से प्रत्याशी है, जिन्होंने जो आशीष शर्मा पहले निर्दलीय थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब वो भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं और कांग्रेस से पुष्पेंद्र वर्मा हमीरपुर से प्रत्याशी है। भाजपा से अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में प्रचार की कमान संभाली है और वही सीएम सुक्खू का ये गृह जिला है हमीरपुर। तो ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि तीनों विधानसभा क्षेत्र भाजपा कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका गृह जिला ये है, तो इसलिए मुख्यमंत्री जो है वो हमीरपुर को लेकर जरूर प्रयास कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि यहां से मुख्यमंत्री है, अगर वो यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताते हैं तो जरूर जो है वो यहां से
यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर विकास के कई रास्ते खोले जाएंगे और जितनी भी लोगों की डिमांड्स है वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से जुड़ी होगी। तो फिलहाल देखना ये होगा, क्योंकि 13 जुलाई को रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है वो तीनों विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा, जनता क्या किसको कैसा जवाब देगी और भविष्य के गर्भ में है कि किसका भाग्य यहाँ पर चमकता है। तो फिलहाल अब इंतजार करिए, क्योंकि आज से जो है वो चुनाव प्रचार थम गया है। 13 जुलाई को रिजल्ट आना है, 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर यह उपचुनाव हो रहा है, देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर सीट पर। और आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा में उपचुनाव के दौरान जो है वो भाजपा पर कई जुबानी हमले बोले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देहरा का चुनाव देहरा के सम्मान की लड़ाई है और पूर्व विधायक होशियार सिंह को जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर को जिताए और विधायक के साथ मुख्यमंत्री को भी पाए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का अगला राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो देहरा में आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सबसे पहले पौंग बौंध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि आज सीएम ने देहरा में उपचुनाव के दौरान जो है ये घोषणा की कि राज्य स्तरीय जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को वो देहरा में मनाया जाएगा और इस दौरान जो है वो राज्य सरकार पौंग बांध परियोजनाओं से जितने भी प्रभावित लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। यानी कि उनके लिए जो है वो कोई ना कोई ऐलान यहाँ पर सरकार कर सकती है। अगली खबर की बात करें तो आज देहरा में ही मीडिया से बातचीत के दौरान जो है वो भाजपा के नेता विक्रम ठाकुर ने भी कई हमले किए, जुबानी हमले किए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जसवा प्रागपुर के दामाद है, वो उपचुनाव में वोट लेने के लिए अपने आप को देहरा का दामाद बोल रहे हैं। ऐसा बोलकर वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सच्चाई ये है कि उनका ससुराल जसवा प्रागपुर में है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि ये दर्शाता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है और देहरा की जनता मुख्यमंत्री की झूठी बातों में आने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू देहरा को जिला बनाने की बात कर रहे हैं। विक्रम ठाकुर ने कहा कि यदि उन्होंने देहरा को जिला बनाना होता तो अब तक नोटिफिकेशन कर देते। जब देहरा में पुलिस अधीक्षक के अधीक्षण अभियंता को बिठाने की बात थी तो इन तमाम मसलों को लेकर जो है वो जरूर आज भाजपा नेता ने भी यहाँ पर जो है वो कांग्रेस और मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया, क्योंकि देहरा में चुनाव है। एक तरफ से देहरा सीट पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर है तो दूसरी तरफ से 2 बार जीत चुके निर्दलीय होशियार सिंह यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और सीट जीतना जो है वो भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन भविष्य के गर्भ में अब क्या छिपा है, किसकी लॉटरी लगती है और किसकी नहीं लगती है, वो चंद दिनों में तस्वीर आपके सामने होगी। हम अगली खबरों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में टीचर्स अपनी भर्तियों को लेकर लंबा इंतजार कर रहे हैं। खासतौर पर बात करें तो टीजीटी की, जेबीटी की अपनी बैच वाइज नियुक्तियों को लेकर जो है वो एक लंबा इंतजार उनका हो चुका है और अब ये इंतजार इतना बढ़ चुका है कि अब ये टीचर 1 और 2 दिन का इंतजार भी नहीं कर सकते और लगातार जो है वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी नियुक्तियां जो है वो सरकार जल्द करे। और इसी को लेकर आज सचिवालय में शिक्षा सचिव, मुख्य सचिव और इसके साथ ही शिक्षा अधिकारियों की बैठक भी हुई। मुख्य शिक्षा मंत्री ने जो प्रपोजल लाने की डायरेक्शन विभाग को दी थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि जिन शिक्षकों को स्टेशन स्कूलों के अलॉट किए गए हैं उनके स्टेशन दूसरी बार बनाए जाए। छात्रों की रेशो के आधार पर जो है वो ऐसे स्कूलों में टीचर्स भेजे जाए जहां पर शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी चल रही है। तो आज जो है वो इसकी रिपोर्ट सीएस के समक्ष भी रखी गई शिक्षा सचिव द्वारा और शिक्षा अधिकारियों ने भी अपना पूरा बायोडाटा और इसके साथ ही अभी तक का जो भी रिव्यू हुआ था उसमें क्या क्या काम किए गए वो सरकार के सामने रखा, मुख्य सचिव के सामने रखा। और अब उपचुनाव के बाद जो अगली कैबिनेट की बैठक होगी उस कैबिनेट की बैठक में ये कहा जा रहा है कि टीचर्स के कई मामले आने वाले हैं और जल्द जो है वो शिक्षकों की नियुक्तियों के से लेकर नई भर्तियों का जो पिटारा है वो खुल सकता है। फिलहाल हम बात करेंगे प्रमोशंस को लेकर सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो नए टीचर्स की भर्ती ना होने के चलते काफी समय से शिक्षकों की यहाँ पर प्रमोशन भी लटकी हुई थी, जिसमें कि करीब 900 टीजीटी है,
250 प्रिंसिपल सहित कई लेक्चरर्स के पद है जिनकी प्रमोशन रुकी हुई है। और अब ये कहा जा रहा है कि इसी महीने प्रमोशंस का जो मामला है वो सुलझ जाएगा और तमाम टीजीटी प्रवक्ता और जेबीटी इन्हें प्रमोशंस के आधार पर जो है वो स्कूलों में नियुक्तियां दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने प्रमोशन सूची तैयार कर दी है। सीएम के अप्रूवल के बाद शिक्षकों को ये राहत मिलेगी और प्रमोशन से प्रवक्ताओं के लगभग जो है वो 300 से 350 पद यहाँ पर भरे जाएंगे और प्रमोट होने वाले शिक्षकों को भी कंडीशनली अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पर सरकार की ओर से दी जाएगी और कंडीशनल ये शर्त लागू होगी कि उन्हें जहां पर भेजा जाएगा उन्हें वहीं जाना होगा, चाहे वो प्रिंसिपल हो या फिर वो लेक्चरर हो या फिर वो टीजीटी हो। क्योंकि आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर टीचर्स की कमी खल रही है और लगातार जो है वो शिमला जिला के दुर्गम क्षेत्र है, चंबा के दुर्गम क्षेत्र है, लाहौल स्पीति, पांगी, किन्नौर ऐसे क्षेत्र है जहां पर अभी भी टीचर्स की कमी है। कई स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं है, प्रवक्ता नहीं है, टीजीटी नहीं है। तो ऐसे में अब सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब जो भी प्रमोशन लिस्ट होगी उसमें जिन भी टीचरों को अपॉइंटमेंट किया जाएगा उन्हें कंडीशन लगाई जाएगी कि उन्हें उसी स्कूल में जाना पड़ेगा जहां पर उन्हें भेजा जाएगा और अगर कोई शिक्षक वहां पर नहीं जाता है तो उनकी जो प्रमोशंस है वो वापस हो जाएगी। यानी कि जो उन्हें तय समय दिया जाएगा उसके उसी तय समय के अंदर उन्हें स्कूल में यहाँ पर जो है वो स्कूल में जो है वो ज्वाइन करना होगा। तो फिलहाल आने वाले समय में जो है वो धीरे धीरे शिक्षा विभाग में सख्तियां सरकार लागू कर रही है ताकि सरकारी शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सके। और अब बात करते हैं टीजीटी जेबीटी बैच वाइज को आखिर कब नियुक्ति मिलेगी। तो फिलहाल हम आपको वही कह सकते हैं जो जानकारी हम तक पहुंच पा रही है या फिर जो अधिकारी कहते हैं या डायरेक्टरेट में जो भी जानकारी हम आप तक लेकर आते हैं। तो फिलहाल टीजीटी और बैच वाइज की जो नियुक्तियां है उसका प्रोसेस पूरा हो चुका है। दूसरी बार जो फाइल वापस भेजी गई थी शिक्षा विभाग में स्टेशन अलॉटमेंट को लेकर तो आज वो सचिवालय फिर पहुंच गई है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से स्कूलों के जितने भी स्टेशन थे उनको एक बार फिर रीड किया छात्रों की रेशो के आधार पर। दूसरी बार टीचर्स को स्टेशन अलॉट किए गए हैं और आज वो फाइल सचिवालय पहुंच चुकी है शिक्षा सचिव के पास। और अब जैसे ही मुख्यमंत्री शिमला पहुंचेंगे उसके बाद उस फाइल पर अप्रूवल ली जाएगी और शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। तो आप ये जरूर समझिए कि इस प्रोसेस के लिए आपको समय लग सकता है। 13 जुलाई के बाद जो है वो ये सारा प्रोसेस शुरू होगा और टीजीटी के 1168 बैच वाइज के आधार पर नियुक्ति का इंतजार शिक्षक कर रहे हैं। जेबीटी के 1122 पद जो है वो बैच वाइज के आधार पर यहाँ पर भरे जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो विश्वविद्यालयों में अब एनसीसी का वैकल्पिक विषय जो है वो शुरू किया जाएगा। यूजीसी ने आज आदेश जारी कर दिए हैं और छात्रों को सेना पुलिस में जाने के लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा और प्रदेश विश्वविद्यालय में भी इस विषय को शुरू करने के जो आदेश है वो यूजीसी की ओर से जारी हो गए हैं। एनसीसी का इसमें अलग पाठ्यक्रम होगा। कॉलेज में एनसीसी पढ़ने वाले छात्रों को ही जो है वो विश्वविद्यालयों में एनसीसी विषय में दाखिला दिया जाएगा। और अब हिमाचल प्रदेश के तमाम सभी शिक्षण संस्थानों में यूजीसी की गाइडलाइन के बाद एनसीसी विषय पर फोकस किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपो से राशन लेने वाले करीब 18 लाख उपभोक्ताओं से जुड़ी ये खबर है। अगले महीने से डिपो में 5 से 6 रुपए तक का सरसों का तेल महंगा हो जाएगा। टेंडर प्रक्रिया में 5 कंपनियों के नाम शॉर्टलिस्ट खाद्य आपूर्ति निगम ने किए हैं और इन कंपनियों के नाम रेट के साथ सरकार की अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। कहा यह जा रहा है कि तेल आपूर्ति में महंगाई होने की वजह से जो है वो इस बार हिमाचल प्रदेश के जितने भी 18 लाख उपभोक्ता है उन पर बार पड़ेगी महंगाई की और 6 रुपए महंगा जो है वो डिपो में तेल मिलेगा। तो फिलहाल जो कंपनियां फाइनल की गई है उसमें शक्ति है, गोकुल है, अदानी है और अदानी ऑयल कंपनी का नाम भी इसमें शामिल है और इसके साथ ही और 2 कंपनियां और भी इसमें शामिल है जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है तेल खरीद के लिए। तो फिलहाल अभी डिपो में 110 रुपए का सरसों का तेल मिल रहा है। अगले माह से 116 रुपए इसके दाम हो जाएंगे और बड़ी अच्छी खबर इसमें यह है कि फिलहाल अगले महीने से रिफाइंड का तेल महंगा नहीं होगा। 97 रुपए में ही आगामी 3 महीनों तक रिफाइंड का तेल उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। उधर प्रदेश के सरकारी डिपो में उपभोक्ताओं को अतिरिक्त तेल भी मार्केट में सस्ते दामों में देने का जो एक विचार
है वो सरकार का चल रहा है और संभावना ये जताई जा रही है कि अगले माह से डिपुओं में सरसों के तेल के पैकेट उपभोक्ताओं को मांग पर एक से ज्यादा भी दिए जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसकी संभावना है, इसके अप्रूवल होना बाकी है। लेकिन आपके लिए बड़ी खबर यह है कि अगले महीने से जरूर जो है वो सरसों का तेल डिपुओं में 5 से 6 रुपए तक का आपको महंगा मिलेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो एलायंस एयर ने दिल्ली और शिमला के बीच उड़ानों पर किराए में जबरदस्त छूट का ऐलान किया है। इस रूट पर हवाई किराए की कीमत 2900 रुपए से शुरू होकर 4500 रुपए तक की कर दी गई है और एयरलाइन ने पुष्टि करते हुए कहा है कि इससे टैक्सी किराए की तुलना में हवाई यात्रा सस्ती हो गई है। जो धर्मशाला से दिल्ली यात्रा के लिए 13,000 रुपए से 17,000 रुपए तक का पड़ता था, अब वो 3900 से 4500 रुपए तक का एयरलाइन की वजह से जो है वो लोगों को, यात्रियों को इसमें बड़ा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो फिलहाल आप देखिए तो एयरलाइंस ने दिल्ली और शिमला के बीच उड़ानों में किराए में काफी ज्यादा छूट दे दी है और अब 2900 रुपए से शुरू होकर 4500 रुपए तक आप शिमला से धर्मशाला और दिल्ली यहां पर पहुंच सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो महिला कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर आज सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने के लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को विचार करना है कि क्या वे इस बारे में कोई आदर्श नीति बना सकते हैं। और मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका पर गौर किया कि क्या इस तरह के अवकाश महिलाओं को कार्यबल का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करती है या फिर इस तरह की छुट्टी अनिवार्य करने का मतलब महिलाओं को रोजगार से दूर करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये वास्तव में सरकार की नीति है, पहलू है और अदालतों को इस पर विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अधिवक्ता त्रिपाठी ने देश भर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अपने अपने कार्यस्थलों पर मासिक अवकाश की अनुमति देने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग करते हुए जनहित याचिका जो है वो इसमें दायर की थी और शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्यों से इस मुद्दे पर विचार करने को कहा है कि क्या वे इस मुद्दे पर एक आदर्श नीति बना सकते हैं या फिर नहीं। यानी कि राज्य सरकारों को इस पर छूट दे दी है कि अगर मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को छुट्टी दे दी जाए तो इस पर राज्य सरकार क्या चाहती है। तो इस पर सरकारों को छूट दी है कि वो इस पे कोई आदर्श नीति जरूर बनाए। तो अगली खबर की बात करते हैं। हमीरपुर जिले के दरकोटी टोणी देवी के ग्रामीणों ने आज अटारी मनाली एनएच पर पानी के मटके लेकर प्रदर्शन किया और बड़ा जबरदस्त ये प्रदर्शन था महिलाओं का। इसमें खासतौर पर महिलाएं बहुत ज्यादा शामिल थी और 2 माह से पानी न मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोककर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान जल शक्ति विभाग और एनएच का निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की गई। हाईवे निर्माण के चलते पेयजल लाइन टूट गई थी और इसके चलते दरकोटी के ग्रामीण 2 माह से पेयजल के लिए तरस रहे हैं और जल शक्ति विभाग को कई बार अवगत करवाने के बावजूद पानी की आपूर्ति बहाल नहीं की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों की साइट इंजीनियर सुशील कुमार से भी काफी नोकझोंक इस दौरान मौके पर हुई और इंजीनियर सुशील कुमार ने बताया कि वो ग्रामीणों की समस्या के समाधान को आए थे लेकिन ग्रामीण उनसे ही उलझ गए और हाईवे पर ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद सड़कों पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई और इससे गाड़ियों में भी लोगं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो मंडी जिला में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। सड़क हादसा यहां पर एक युवक की इस सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक अपने से आगे चल रहे एक ट्रक के पीछे टायर की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। युवक पंजाब नेशनल बैंक सुंदरनगर में मैट लाइफ इंश्योरेंस में काम करता था। सुबह ड्यूटी पर जाते समय रास्ते में उसके साथ ये हादसा पेश आया और कीचड़ पर बाइक स्किड होने के चलते ये हादसा पेश आया। वहीं ट्रक चालक ने भी युवक की मौत के बाद खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। इसी तरह अगली खबर की बात करें, एचपू ने बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 92.82% रहा है और अप्रैल में 18,564 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 15,724 विद्यार्थी पास हुए हैं। 1,508 की कंपार्टमेंट आई है और 996 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है। एचपू के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने कहा कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दिया गया है और जितने भी छात्र हैं वो यहां पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। अगली खबर की बात करें तो सोलन
जिला के चायल क्षेत्र में एक वाहन खाई के गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य इसमें घायल हुआ है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि युवराज व उनका चाचा नीलकमल समरहिल रिजॉर्ट टिम्बरू चायल में मौजूद थे और शराब का सेवन कर रहे थे। रात लगभग 11 बजे इनकी शराब खत्म हो गई। युवराज और इनका चाचा नीलकमल शराब लेने के लिए जीप में चायल बाजार की तरफ निकल पड़े। पिकअप गाड़ी को नीलकमल चला रहा था। जब ये होटल से करीब आधा किलोमीटर आगे पहुंचे तो अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई और हादसे में दोनों व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए चायल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने नीलकमल को मृत घोषित कर दिया और इस हादसे में युवराज के सिर में भी काफी गंभीर चोटें आई है। अगली खबर है, गुमारवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मरहोल में एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया, जिसके इलाज के दौरान ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय श्यामलाल के रूप में की गई है। श्यामलाल को घर पर ही सांप ने काट दिया था। इसके बाद परिजन ने इसे उपचार के लिए गुमारवी अस्पताल लाया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद श्यामलाल को एम्स हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान श्यामलाल की मौत हो गई। इसी तरह से हमीरपुर पुलिस ने बीजेपी नेता सहित 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीजेपी लीडर और पूर्व मंत्री के बेटे यहां होटल में जश्न मना रहे थे। पुलिस के होटल में रेड डालते ही ये भीड़ का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने देर रात 12 बजे इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मामला सदर थाना हमीरपुर के तहत मटन सिद्ध का है, जहां पुलिस की टीम गुप्त सूचना के आधार पर यहां पर पहुंची हुई थी और पुलिस के पहुंचते ही वहां से लोगों ने भागना शुरू कर दिया। अचानक सभी लाइट्स भी बंद कर दी गई और उतनी देर में पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को पहचान लिया था, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर नेता भागने में फरार हुए। वहीं उन अन्य 27 लोगों को पुलिस मेडिकल कॉलेज हमीरपुर लेकर आई, जहां उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं सहित अन्य के खिलाफ हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट की धारा 46 के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें तो निजी होटल के मालिक के पास बार का लाइसेंस नहीं है। ऐसे में होटल के मालिक के खिलाफ हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट की धारा 39 के तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ने इस मामले की पुष्टि की है। तो अपने आप में एक ये बड़ा मामला था। और अब अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी ये खबर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी है ओपीएस को लेकर हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है। तो आज ओपीएस को लेकर एक और बड़ी अपडेट आपके सामने हम लेकर आए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो है वो अब उनकी रेगुलाइजेशन पीरियड के साथ जो है वो काउंट हो रहा है। पहले ऐसे कर्मचारी थे जिनका रेगुलाइजेशन का जो पीरियड है वो 10 साल से बहुत कम जा रहा था, यानी कि वो पेंशन के हकदार नहीं थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को राहत दे दी है कि अब उनका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो है वो भी पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा, यानी कि उसे भी काउंट किया जाएगा और इस आधार पर कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो अब ऐसे कर्मचारी जो अभी तक आवेदन करने से छूट चुके हैं, जिन्होंने अभी तक ओपीएस का एनपीएस का अभी एक भी जो है वो यहाँ पर अपना हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अभी तक ओपीएस लेनी है या विकल्प नहीं चुना है ओपीएस का या एनपीएस का, उन्हें कल आखिरी मौका है। आज और कल 2 दिन आखिरी मौका है। तो आप जो है वो जरूर चुने कि आपको ओपीएस लेनी है या फिर एनपीएस लेनी है। कल ऐसे कर्मचारियों को आखिरी मौका दिया गया है। कल सभी विभागों के कर्मचारियों को अपना फॉर्म डीडीओ को जमा करवाने का ये आखिरी दिन कर्मचारियों का है। कोर्ट के फैसले के बाद क्योंकि कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, ओपीएस में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी जुड़ रहा है और लगभग 10,000 से अधिक जो है वो नए कर्मचारी ओपीएस के अंतर्गत अब आने वाले हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि अब टोटल कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में 30,000 से भी अधिक ऐसे हो जाएंगे जो ओपीएस के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अब तमाम ऐसे कर्मचारी जो कि जिनका 10 साल का जो रेगुलाइजेशन पीरियड है वो नहीं हो रहा था, उनका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो है वो काउंट होगा और इस आधार पर उन्हें यहाँ पर इस आधार पर जो है वो उन्हें ओपीएस का बेनिफिट यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो अब ऐसे में आप बिल्कुल भी देरी ना करें और कल तक का आपके पास समय है। आप अपना ऑप्शन जो है अपने डीडीओ को दे, संबंधित जो भी आपका डीडीओ है, ताकि आप ओपीएस के हकदार यहाँ पर हो जाए। अब अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश
प्रदेश के कई भागों में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। शिमला में आज झमाझम बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। राज्य में 60 सड़कें जो है वो अभी भी आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद है और इसके अलावा 84 बिजली ट्रांसफार्मर व 51 जल आपूर्ति योजनाएं भी हिमाचल प्रदेश में मानसून की वजह से प्रभावित हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र की अगर माने तो 14 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है और इसके साथ ही 11 व 12 जुलाई के लिए कई भागों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अभी भी शिमला में बारिश हो रही है। आपके इलाके में कैसा मौसम है जरूर बताएं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में जो है वो आज झमाझम बारिश लगातार सुबह से लेकर हो रही है। तो ऐसे में भूस्खलन की घटनाओं का भी अब ज्यादा जो है वो आंकड़ा बढ़ सकता है, खतरा मंडराने लगा है। तो अपना ध्यान जरूर रखिए। बरसात के इस मौसम में पहाड़ी इलाकों में और खासतौर पर ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी ना जाए जहां पर भूस्खलन का खतरा है, जहां पर बाढ़ का खतरा है। इसलिए अपना ध्यान इस बरसात के मौसम में जरूर रखें।